नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हमारी जो चैप्टर होगा वो होगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो अगर प्रस्तावना की बात की जाए, अभी तक हमने साथियों 3 वीडियो किए हैं, जिनमें से जो 3 वीडियो आपके हुए हैं वो तीनों के तीनों वीडियो आपके संविधान सभा से रिलेटेड थे। ठीक है, किससे रिलेटेड थे? संविधान सभा से रिलेटेड थे, जो कि हमने संविधान सभा को पूर्ण रूप से 3 वीडियो में समाप्त किया है, जिससे अगर आप संविधान सभा को पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए वो आपका छूटने वाला नहीं है। ये जिम्मेदारी अब हमारी हो गई। ठीक है, उसके बाद आज हमारी जो स्टार्टिंग है वो चौथा वीडियो आज हमारा होगा, जिसमें हम शुरू करेंगे भारत की संविधान, जो भारत का संविधान है उसकी जो पहले पेज पे दी होती है प्रस्तावना, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो पहली बात साथियों जान लेते हैं कि जो प्रस्तावना है, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही थी 13 दिसंबर 1946 को, और उसी बैठक में क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो पास हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था, और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, जो आज आगे चलकर बाद में क्या हुआ, संविधान की प्रस्तावना बना था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव में सुधार करके थोड़ा बहुत आगे पीछे उसको बढ़ाया गया, थोड़ा बहुत घटाया गया, और उसी को क्या कर दिया गया, प्रस्तावना बना दिया गया। जो सबसे अगर मुख्य बात स्रोत की जाए, प्रस्तावना का सबसे जो मुख्य स्रोत है वो आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे मुख्य स्रोत प्रस्तावना का आपका हो जाएगा कौन सा, तो वही आपका है उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज के प्रस्तावना को। तो साथियों अगर बात की जाए, इसमें दिया है भारत की उद्देशिका, इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, प्रस्तावना। ठीक है साथियों, प्रस्तावना की बात की जाए तो ये आपकी प्रस्तावना दी हुई है, जो आपके संविधान में लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, ये कब कहा गया भैया था, तो 26 नवंबर 1949 को जब आपका संविधान था अंगीकृत किया गया था, या उसको भैया क्या कह सकते हैं, एक तरीके से अपनाया गया था। ठीक है, जब इसकी स्टार्टिंग बात है, जब 26 नवंबर 1949 को आपके कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे, उसके बाद में पूर्णता जो है आपका ये 24 जनवरी 1950 में, और उसके बाद में बिल्कुल जो तरीका अगर कहा जाए तो गणतंत्र बने थे हम 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बात हुई। तो इसमें साथियों देखते हैं कि जो दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, कि अगर संपूर्ण प्रभुत्व की बात की जाए, जब कोई भी देश जिसके सारे कार्य, चाहे कोई बाहर का कार्य हो, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, कोई भी कार्य हो, उसके बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपने सारे कानून बनाने के लिए, या फिर ऐसी कोई बाहरी शक्ति या बाहरी कोई देश या कोई बाहरी सत्ता उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती। तो वो होता है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या कह सकते हैं हम वो अपने आप में ही सर्वोच्च है। ठीक है, दूसरी बात की जाए पंथ निरपेक्ष की, अगर तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि देश में कोई भी विशेष धर्म को, किसी भी विशेष धर्म को क्या हुआ है भैया, किसी विशेष धर्म को अधिकार प्राप्त नहीं है, यहाँ पर सारे धर्म जो हैं वो बराबर है। ठीक है, उसके बाद की जाए लोकतंत्रात्मक की, लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा क्या किया जाए, जो सदस्य होते हैं या लोग होते हैं उनको चुना जाता है। जैसे भी जो भी सदस्य बनते हैं आपके, जो भी चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा चुना जाता है जहां पे लोगों को, तो वहां पे क्या होता है आपका लोकतंत्रात्मक राज्य, यानी ये कह सकते हैं या जो आपका लोकतंत्र वाला राष्ट्र हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आगे हम बात करते हैं, पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं पूर्ण तरीके से हम। ठीक है साथियों, तो हम पहले पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष क्या है भैया, ये दिया हुआ है आपका पंथ निरपेक्ष। ठीक है,
जिसमें कहा गया है भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष को विशेषाधिकार नहीं देता है। कि भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है भैया, संविधान के अनुसार किसी भी धर्म, ठीक है, को विशेष अधिकार नहीं देता है। उसके अलावा भारत में किसी भी धर्म को राजधर्म का दर्जा नहीं प्राप्त है, ठीक है, सभी धर्म को समान अधिकार प्राप्त है। तो इसमें क्या कह सकते हैं भैया कि जितने भी धर्म हैं, हमारे भारत देश की एक सबसे बड़ी खासियत जो है वो यही है कि हमारा देश जो है सभी धर्मों को बराबर समानता देता है, सभी धर्मों को बराबर मानता है। अब क्या होता है कि जैसे अगर हम कह दें कि हम एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या जैसे कह दें कि मुस्लिम बनाना चाहते हैं या हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं केवल एक राष्ट्र में, तो ऐसा कभी भी भैया नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके संविधान में नहीं है। ये तब हो सकता है जब आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करे भैया, बिल्कुल आंख मूंद के बैठ जाए और उसको कुछ भी किसी बात से ना मतलब रहे कि क्या देश में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क ना पड़े। अगर तो ऐसा हो सकता है, तब वो भी कब हो सकता है, जब संविधान में ही बदलाव कर दिया जाए कि नहीं हम केवल एक राष्ट्र एक धर्म का राष्ट्र ही रखेंगे। अन्यथा यहाँ पे जितने भी देश हैं, धर्म है, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये कौन कहता है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द दिया गया है उसका सबसे बड़ा अर्थ यही है, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं अगर लोकतंत्र की, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों का तंत्र, ठीक है, क्या है, लोगों का तंत्र या फिर जनता का शासन, और या फिर कह सकते हैं चुनी हुई सरकार। जहां पर सरकार जो होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम भैया लोगों का तंत्र भी कहेंगे, जनता का शासन कहेंगे, और चुनी हुई सरकार, जहां पे सरकार जो होती है लोगों के द्वारा चुनी जाती है उसको हम कहते हैं चुनी हुई सरकार। यहाँ पे वोट डाल के जनता चुनती है। उसके अलावा लोग जो होते हैं उनकी सरकार अपनी होती है, क्योंकि उनको खुद कहते हैं भैया ये हमने हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है। यहाँ पे किसी भी यानी कोई ये नहीं कि राजा है तो राजा का ही बेटा उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी होता है वो चुनाव के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसीलिए अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने एक बात कही थी, अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है, ठीक है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा इसमें अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले शब्द की, जो हमारा दिया हुआ है प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। क्या दिया है, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न देश आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी कि चाहे आंतरिक कोई कार्य हो या बाहरी रूप से कोई भी अगर बात होगी तो वहां पर किसी देश या किसी सत्ता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। वो देश हमारा जो है भारत देश वो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद की जाए उस पर किसी देश या कोई भी बाहरी सत्ता का अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है भैया। तो यह प्रभुत्व संपन्न का हमारा अर्थ होगा। आगे बात की जाए, अब हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना की, ठीक है। तो साथियों यहां से बात करते हैं, पहले यहीं पे देख लेते हैं भैया, जो हमारी ये प्रस्तावना दी हुई है इसमें क्या लिखा है कि पहली बात तो ये हो गए, ये हमारे जो शब्द हैं, जो कुछ मेन शब्द हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद बात की जाए अगर कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, एक तो सामाजिक, एक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और आपका क्या जाएगा, राजनीतिक, क्या कह सकते हैं हम, राजनीतिक जस्टिस आपका, ठीक है। तो ये आपका जाएगा, ये 3 न्याय बताए गए किसमें, आपके प्रस्तावना में, ठीक है। आगे बात की जाए स्वतंत्रता की, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है, तो प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता बताई गई है। एक विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। समानता कितनी बताई गई है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हमारे प्रस्तावना में बताई गई है 2 प्रकार की, ठीक है भैया। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अगर बात की जाए इसमें
उद्देश्य प्रस्ताव से पहले शुरू करते हैं। हमने आपको बताया 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, जब तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, कौन सी बैठक थी? थर्ड मीटिंग थी आपकी संविधान सभा की, जिसमें पीटी नेहरू जी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था और जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था आपका? स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। ठीक है, और यही आगे चल के हमारा क्या बन रहा है धीरे धीरे, तो यही हमारा प्रस्तावना बना है। ठीक है, संविधान में अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान में कब अंगीकृत किया गया है? तो प्रस्तावना को संविधान में 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया है। कब अंगीकृत किया गया भैया? तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना भैया इसमें अंगीकृत की गई थी। किसमें? संविधान में। ठीक है, प्रस्तावना जो है हमारी वो संविधान में अंगीकृत की गई थी। ठीक है, उसका बात करते हैं हम प्रस्तावना की शुरुआत कहां से है। ठीक है, प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो कहां से दी है? तो उसमें लिखा हुआ है भैया आपका हम भारत के लोग। ठीक है, जो प्रस्तावना की शुरुआत है हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। इसमें लिखा है हम भारत के लोग। ठीक है, ये शुरुआत है प्रस्तावना की। तो इसमें किससे शुरुआत है भैया? तो हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना की शुरुआत है। आगे बात की जाए शब्दों का क्रम की अगर बात करते हैं तो कुछ आपके जो शब्द दिए हैं इनका कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि कौन सा शब्द पहले आता है, कौन सा शब्द आपका बाद में आता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, तो इसकी शुरुआत ही हो जाएगी, ये आपका सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका आएगा प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तीसरे पे आएगा आपका समाजवादी, चौथे पे आपका आएगा पंथ निरपेक्ष या फिर इसको धर्मनिरपेक्ष भी हम कह सकते हैं, और पांचवे पे आएगा आपका लोकतंत्र, और छठे पे होगा आपका गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र। तो ये आपका है शब्दों का क्रम जो कभी कभी प्रस्तावना के माध्यम से पूछ लेता है कि कौन सा निम्न में से प्रस्तावना का क्रम सही है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं? तो प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? इसको संविधान की आत्मा कहेंगे। प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहेंगे। प्रस्तावना को हम संविधान का पहचान पत्र कहेंगे। प्रस्तावना को हम संविधान का भाव कहेंगे, और प्रस्तावना को हम संविधान का उद्देश्य भी कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें, इन सारी बातों का एक ही जवाब है आपका, तो वो है आपकी प्रस्तावना। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो इन सारी बातों का जवाब एक ही आपका है, वो है आपकी प्रस्तावना। ठीक है, क्या आ जाएगी? प्रस्तावना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का हम क्या कहते हैं? तो एक तो हम कहेंगे इसको आत्मा कहेंगे, कुंजी कहेंगे, पहचान पत्र कहेंगे, भाव कहेंगे और उद्देश्य भी कहेंगे। तो ये सारे के सारे जो भैया है इसको हम प्रस्तावना को ही कहते हैं संविधान का। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगर हमने पीछे पढ़ लिया है, उसके बाद अगर बात की जाए प्रस्तावना के स्रोत। ठीक है, प्रस्तावना की स्रोत की बात करते हैं। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कौन सी चीज हमने कहां से ली है, ये हमसे इसके बारे में हम पढ़ेंगे भैया। प्रस्तावना के स्रोत है, यानी कि कह सकते हैं जो प्रस्तावना में हमने शामिल किया है वो उनमें से कौन कौन सी चीज हमने कहां से ली है, कहां से हम उसका प्रभाव पड़ा है, किस देश से। ठीक है भैया, तो पहली बात तो पता करते हैं मुख्य स्रोत की। तो प्रस्तावना का हमने पहले बताया कि सबसे बड़ा कोई मुख्य स्रोत है तो वो है आपकी उद्देश्य प्रस्ताव। क्या आ जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। यही आपका सबसे मुख्य स्रोत है प्रस्तावना का। ठीक है, क्या कह सकते हैं? तो यही इसका मुख्य स्रोत है। उसके बाद बात की जाए जो प्रस्तावना का विचार है, ये विचार कहां से लिया गया है? ठीक है, प्रस्तावना का विचार, तो प्रस्तावना का विचार लिया है भैया अमेरिका से। ठीक है, कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो भैया आपकी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, ये क्या जाएगा? ये मुख्य स्रोत हो जाएगा। विचार की बात की जाए तो विचार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा आपकी कहां से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें दिया गया है भैया हम भारत के लोग, ये शब्द जो दिया है ये कहां से लिया गया है? तो भैया इसमें अगर आपको अमेरिका मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए? अमेरिका। ठीक है, अगर यूएसए
मिल जाए तो भी, और या फिर कह दे यूएन के चार्टर से, ठीक है, दोनों बातें आप लगा सकते हो, चाहे अमेरिका मिल जाए या फिर यूएन के चार्टर से। तो अगर हम भारत के लोग, जो ये शब्द है ये कहां से है, तो कहां से लिया गया है, तो ये यूएन के चार्टर से या फिर अमेरिका यूएसए से लिया गया है। ठीक है भैया, आगे बात की जाए न्याय, जो हमारे इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं प्रस्तावना में, वो 3 प्रकार के न्याय हमने कहां से लिए हैं, तो वो हमने लिए हैं रूस की क्रांति से। ठीक है, कहां से लिए हैं न्याय जो है, वो हमने भैया रूस की क्रांति से लिए हैं। ठीक है, कहां से लिए रूस, ये तो न्याय हमने लिए हैं रूस की क्रांति से। आगे बात की जाए, उसमें शब्द आपका दिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 2 शब्द हैं, ये हमने कहां से प्राप्त किए हैं, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द हैं, ये हमने भैया कहां से, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। ठीक है, कहां से लिए हैं, तो ये हमने शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द जो है ये हमने कहां से प्राप्त किए हैं, तो फ्रांस की क्रांति से प्राप्त किए हैं। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण कथन की। ठीक है, जो कि हमारी प्रस्तावना से रिलेटेड कथन है। ये महत्वपूर्ण कथन, कौन सा कथन किसने कहा है, ठीक है, तो हम बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था, प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री किसने कहा था, तो ये भैया कहा था आपके के.एम. मुंशी ने। ठीक है, किसने कहा था, तो प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा 2 लोगों ने कहा है भैया। प्रस्तावना यानी किसने, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा 2 लोगों ने कहा है, आपका ठाकुर दास भार्गव ने और पीटी नेहरू ने। तो इन दोनों लोगों ने संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने किसने, तो ठाकुर दास भार्गव और आपके हैं पीटी नेहरू। इन दोनों लोगों ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है, क्या कह सकते हैं भैया, जो पहचान पत्र। ठीक है, ये किसने कहा है प्रस्तावना को, तो ये कहा है एन पालकी वाला ने। किसने कहा भैया, तो एन पालकी वाला ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, पहचान पत्र कहा है एन पालकी वाला ने। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, प्रस्तावना को संविधान की जो कुंजी है वो किसने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भैया। किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसलिए इसको कहा है संविधान की कुंजी। किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भैया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की कुंजी कहा है। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट किसने कहा है, तो प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट कहा है अर्नेस्ट वार्कर ने। किसने कहा है, तो अर्नेस्ट वार्कर जो है, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट कहा है। ठीक है, ठीक है भैया, क्या कहा है इन्होंने, अर्नेस्ट वार्कर ने, तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट कहा है। आगे बात करते हैं संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा, जो संवैधानिक उपचार है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, किसमें है आपके, तो ये आपके आर्टिकल 32 में है, अनुच्छेद 32, जिनको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इनको संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है, जो कि अनुच्छेद 32 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया महत्वपूर्ण कथन, किसने कौन सा कथन कहा है, किस प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे है बेरुवादी वर्सेज भारत संघ। ठीक है, कौन सा है, बेरुवादी वर्सेज भारत संघ। ये भैया एक वाद हुआ था। ठीक है, ये एक वाद हुआ था, तो इसमें क्या था, बेरुवादी वर्सेज भारत संघ। ठीक है, तो इसमें जो बेरुवादी थे, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया क्या ऐसा आप हमें बताइए कि जो हमारी प्रस्तावना है, क्या यह संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब था, सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है
संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। किसने कहा था भैया? तो यह सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। ठीक है, यह बेरूवादी वर्सेस भारत संघ आपका कब आया था? तो यह विवाद आपका 1960 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1960 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एक केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, इसमें भी वही बात कही गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य आपका कब आया था? तो ये आपका 1973 में आया था। ठीक है, कब हुआ था ये आपका वाद? 1973 में। तो इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव किए बिना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि इसमें संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हो, लेकिन जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो। लेकिन बेरूवादी वर्सेस भारत संघ में क्या था? इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये 1960 का वाद था और ये 1973 का वाद था। जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें बदलाव कर सकते हैं तो लोग तो बदलाव करने के लिए बैठे थे भैया। जैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वैसे ही तुरंत क्या आता है? फटाक से संशोधन में आता है। ठीक है, संशोधन आया आपका, प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बात कही, तुरंत क्या होता है? प्रस्तावना में संशोधन की बात होती है तो उसमें क्या होता है? अभी तक का एकमात्र संशोधन किया गया है, एकमात्र संशोधन प्रस्तावना में हो चुका है। ठीक है, एकमात्र संशोधन हुआ है और वो भी कब हुआ था आपका? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें बदलाव किया गया और बदलाव क्या हुआ? तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, क्या जोड़े गए भैया? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन शब्द जोड़े गए? तो पहला तो जोड़ा गया आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्द इसमें जोड़ दिए गए। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जो इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये जो 2 शब्द थे आपके, ये आपके जोड़े गए प्रथम पैरा में, प्रथम पैराग्राफ में कह सकते हैं एक तरीके से, प्रथम पैराग्राफ में जोड़े गए। और जो अखंडता था
ये आपका छठे पैराग्राफ में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? तो 6th पैराग्राफ में। ठीक है भैया। तो प्रस्तावना में संशोधन किया गया और अभी तक का एकमात्र संशोधन हुआ है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, जिसमें क्या हुआ, 3 शब्द जोड़ दिए गए। ठीक है, 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन से जोड़े गए? एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो थे इनको प्रथम पैरा में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद में जो आपका अखंडता था इसको छठे पैरा में जोड़ दिया गया संशोधन करके। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना में न्याय की। ठीक है, तो हमने आपको बताया था अभी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। एक तो आपका आ जाएगा सामाजिक न्याय, एक हो जाएगा आपका राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ठीक है, क्या कह सकते हैं, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। ठीक है, आगे बात की जाए, ये तो हो गया आपके न्याय जो प्रस्तावना में दिए हुए आपके 3 न्याय हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये 3 हमने आपको अभी बताए थे, प्रस्तावना में दिखाया भी था आपको कि ये 3 आपके जो है न्याय दिए गए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता भी आपकी 5 प्रकार की दी गई है। एक तो विचार की, कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। ठीक है, अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कौन सी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद धर्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उपासना, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। और उसके बाद में विश्वास, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। ठीक है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। विचार की मतलब यह है कि हमारे अपने विचार हैं, जैसे भी हम अपने विचार रख सकते हैं, अपने विचार रखने में स्वतंत्र हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, ये इसमें विचार हमारी स्वतंत्रता है, विचार हम अपने तरीके से रख सकते हैं, हमको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति की अगर बात की जाए, एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके अंदर की फीलिंग क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं, आपके अंदर जो फीलिंग है वो आपको अपने अंदर की फीलिंग को निकाल के आप कह सकते हैं किसी से भी आप अपनी मम्मी को आई लव यू बोल सकते हैं, अपने पिताजी को आई लव यू बोल सकते हैं, या फिर आप किसी और को भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसको कोई ठेस ना पहुंचे। ठीक है, ये आपकी अभिव्यक्ति हो जाएगी, ये आपके एक्सप्रेशन हो जाएंगे, आपके अंदर की जो फीलिंग होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं धर्म की। धर्म की अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी स्वतंत्र यानी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कोई भी आपको दबाव नहीं हो सकता है। आप चाहे जो भी धर्म मान सकते हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म को मानिए, चाहे आप हिंदू धर्म को मानिए, चाहे आप सिख धर्म को मानिए, चाहे आप ईसाई धर्म को मानिए, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपकी स्वतंत्रताएं हैं। किसमें बताई गई हैं? ये आपकी प्रस्तावना में स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए उपासना की, या फिर इसको कह सकते हैं पूजा, वार्षिक मतलब पूजा, तो आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? किसी की पूजा कर सकते हैं, चाहे आप वीर पूजा कीजिए, चाहे आप किसी देवी देवता की पूजा करिए, ठीक है, चाहे आप किसी महापुरुष की पूजा करिए, तो इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। आगे बात की जाए विश्वास, तो विश्वास यानी बिलीफ, आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं और किसी विश्वास नहीं भी कर सकते, ये आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है साथियों, तो ये आपकी 5 स्वतंत्रताएं हो गई और 5 आपके न्याय हो गए। आगे बात करते हैं समानता की। ये दिया हुआ है समानता, तो इसमें आपकी मैंने दिखाया था आपको 2 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं हैं, एक तो आपकी है अवसर की समानता और एक गरिमा या प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता का मतलब यह है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें सबको बराबर का अधिकार है और इसमें सारे के सारे लोगों को समान अवसर मिलते हैं, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते, बराबर के सबके बराबर का सबको अधिकार है, आपको अवसर मिलेगा सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, गरिमा या प्रतिष्ठा, इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी, गरिमा या प्रतिष्ठा, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, उसको अपनी जो गरिमा है, अपनी प्रतिष्ठा है, उसको सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या हो कोई अमीर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति किसी को भला बुरा नहीं कर सकता है, उसको अपनी जो गरिमा है और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको बनाए रखना उसके अधिकार है। ठीक है भैया, तो यह हो गई हमारी 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं। आगे बात की जाए भाईचारे की, तो भाईचारा आपका एक इसमें दिया हुआ है जिसको कहते हैं बंधुत्व।
ठीक है, कौन सा है, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा जो है आपका ये बंधुत्व हो जाएगा, ठीक है। भाईचारा एक प्रकार का आपका है, कौन सा है, बंधुत्व का भाईचारा है। समानता आपकी दो प्रकार की हो जाएगी, अवसर की समानता और गरिमा या प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है भैया। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं। एक बार फिर से प्रस्तावना को देख लेते हैं साथियों। तो इसमें प्रस्तावना में आपको बता दिया कि ये हमारे जो शब्द थे इनका क्रम देख लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व, पहले तो हम भारत के लोग हैं, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, उसके बाद में न्याय की बात की जाए 3 प्रकार के आपके न्याय हो जाएंगे, 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता हो जाएंगी, 2 आपकी समता हो जाएंगी, यानी समानता कह सकते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी जो थी प्रस्तावना में दी थी, जिनको हमने आपको विधिवत रूप से एक एक करके बता दिया है। और जो कि हमारा आज ही प्रस्तावना का जो चैप्टर था वो बिल्कुल सरल तरीके से आपको हमने बताया है और इसमें आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। हमें लगता है कि ये बेहतरीन आपको कंटेंट दिया है और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।